हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम सॉल्यूशन यूनिट की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे थे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमने पढ़ लिया था और सेकंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को भी स्टडी कर लिया था और इनके न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे। अब हम थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, आसान है थर्ड, बट सेकंड से लिंक है, मुश्किल नहीं लगेगी, बड़ी आसान सी है। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम डाल लेते हैं, नाम है इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये हेडिंग आप सेंट्रलाइज्ड बिल्कुल लाइन के बीच में डाल लीजिएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये आपकी थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। सॉल्यूशन में इसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो कि इसी लेक्चर में दोनों साथ साथ एक्सप्लेन की जाएंगी। सिमिलर सी भी है, मतलब ये नहीं कह सकते पूरी तरह, लेकिन हाँ काफी हद तक मैच करेंगी, एक जैसी आपको फील होंगी। चलिए, हेडिंग है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो सबसे पहला काम है बॉइलिंग पॉइंट को समझना। समझिएगा, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पर हम डिस्कशन इससे पहले कर चुके हैं, इस यूनिट में भी की है और 11th के क्लासेस में भी आया है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट एक बार फिर से यहां बल्कि लिखनी भी होगी आपको, तो डेफिनेशन प्रॉपर कर लीजिएगा। ना लिखी हो तो अच्छी बात है, फिर भी आप लिखें यहां पर। तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन किया जाता है, इसके नीचे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस में बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर, ऐसे करके डिफाइन कर लीजिए। आती है खुद ट्राई करो, नहीं आती है तो मैं बता ही रहा हूं, ट्राई कर लो, वीडियो पॉज करके देखो आपकी सही होगी या नहीं होगी। चलिए, मैं बोल रहा हूं, लिखिएगा मेरे साथ वीडियो प्ले करने के बाद। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस में बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड becomes equal to surrounding pressure, यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड सब्सटेंस का वेपर प्रेशर सराउंडिंग प्रेशर के, जो हमारे चारों तरफ का प्रेशर है, उसके बराबर हो जाए, तो उस टेम्परेचर को ही हम बॉइलिंग पॉइंट बुलाते हैं। अब ध्यान से समझें, मान लेते हैं लिक्विड है हमारे पास, वाटर ही ले लेते हैं। वाटर आप वेल नोन लिक्विड है आपके लिए, वाटर ही मान लेते हैं, यही लिक्विड है जी। एक सर्टेन टेम्परेचर इस वक्त हम मान लेते हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, हमारा रूम है, और इस पर वाटर का वेपर प्रेशर मुझे पता नहीं कितना होगा, मैं ऐसे ही मान लेता हूं 200 मिलीमीटर है, मैंने लेट कर लिया 200 मिलीमीटर है। चूंकि हम प्लेन एरिया में रहते हैं, हमारा सराउंडिंग प्रेशर 1 atm के बराबर होता है। चूंकि ये mm में है तो atm को IM में बदलना होगा, तो 1 atm में है 760 mm, ये हमारा सराउंडिंग प्रेशर है। बाय द डेफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या था? एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़कर सराउंडिंग प्रेशर के बराबर हो जाए। अब मोटे तौर पर समझिए, इस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर इतना है, आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं 30 डिग्री या 35 कर देते हैं, तो वेपर प्रेशर भी बढ़ जाता है। आप टेम्परेचर और बढ़ाते हैं, वेपर प्रेशर और बढ़ता है। कहने का मतलब, आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाता है। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए? बढ़ के सराउंडिंग पे, तो टेम्परेचर भी बढ़ा होगा। वाटर के लिए वो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर लिक्विड वाटर का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया? 760 mm के बराबर हो गया इस टेम्परेचर पर। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं T0B, दैट इज द 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉट इनिशियल जब वो सॉल्वेंट हो, T मतलब टेम्परेचर, B मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर मतलब बॉइलिंग पॉइंट, नॉट मतलब सॉल्वेंट का है।
ठीक है जी, ये बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है। अब हम आगे बढ़ेंगे भाई। मैंने बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आपको लिखवा दी है, ये एक्सप्लेन किया है, इसे बोर्ड कॉपी पे लिखने की नीड अभी नहीं है, केवल डेफिनेशन ही लिखी हो। और मैंने ये डेफिनेशन को ही वापस एक्सप्लेन किया है, तो उसे कॉपी में से लिखने की अभी जरूरत नहीं है, बस डेफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं। हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपको पढ़ाया था, उसे एक बार पेपर पीछे टर्न कर लीजिएगा। हमने उसमें आपको बताया जब प्योर सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम डाल देते हैं तो वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को कम कर देता है। याद करो, इसे ही लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, मैं उसी को यहां यूज करूंगा। जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इस सॉल्वेंट में, जैसे NaCl वाटर में डाल दिया या ग्लूकोज डाल दी, ग्लूकोज वाटर में डाली, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, तो टेम्परेचर कम या ज्यादा नहीं किया, उसी टेम्परेचर पर वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसके वेपर प्रेशर को कम कर देगा। दैट इज कॉल्ड द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मैंने कहा था उसका यूज करना पड़ेगा यहां पर। टेम्परेचर यही, वेपर प्रेशर कितना हो गया, मान लेते हैं 180 हो गया। ये किसका है? ये अब सॉल्यूशन का है। वेपर प्रेशर किसका है? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन कैसे बना? वाटर में हमने क्या डाल दिया, मान लेते हैं ग्लूकोज डाल दिया, तो सॉल्यूशन बन गया। ग्लूकोज डालते ही वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। दैट इज कॉल्ड द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये हम पढ़ चुके हैं, लोअरिंग इन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कि आप कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालिए तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। अब देखिए यहां पर इफेक्ट समझिए, भी लिखना नहीं। टेम्परेचर वही था, पानी था तो 200 mm उसका वेपर प्रेशर था, पानी में ग्लूकोज डाल दिया, कम हो गया। फिर से हमें बॉयल तो करना होगा, फिर से हमें 180 को कहां पहुंचाना होगा जी? 760। ये भी 27 पर ही था। तो पहला गैप कम था 200 से 760, अब 180 से 760 है, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर हमें थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। 180 को 760 ले जाने के लिए, 200 को 760 ले जाने के लिए 27 से 100 तक जाना पड़ा। 180 से 760 जाने के लिए तो अब 27 से 100 को क्रॉस कर जाएगा, ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि चेंजेस 180 से ऊपर ले जाना है। तो इसका टेम्परेचर 101 हो सकता है, 102 हो सकता है, 103 हो सकता है, ग्रेटर देन 100, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट फिर बढ़ गया। बॉइलिंग पॉइंट देख लो, अब 180 से 760 जाने के लिए पहले से ज्यादा आपको हीट करना पड़ेगा। तो ये सॉल्यूशन कब मैंने मान लिया ऐसे 102, मैंने कितना डाला ग्लूकोज ये नहीं पता, तो हमने मान लिया कितना है जी, इसे रिप्रेजेंट करते हैं TB से। नॉट लगा हो तो सॉल्वेंट और नॉट ना लगा हो तो फिर वो सॉल्यूशन है, तो ये सॉल्यूशन का है। चेंज कितना हुआ जी? 2 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट इज द एलिवेशन, यही एलिवेशन है। हेडिंग क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दोनों एक दूसरे को कोरिलेट करती है। कैसे करती हैं समझिएगा। जब आपने सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हुआ जिससे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ा? क्यों बढ़ा? क्योंकि वेपर प्रेशर कम हुआ। तो जितना बॉइलिंग पॉइंट, जितना वेपर प्रेशर ज्यादा से ज्यादा कम होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। समझना, जितना ही कम होता जाएगा उतना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा आपको 760 लाने के लिए। यहां से यहां 100 देना पड़ेगा, यहां से यहां गैप चूंकि ज्यादा है तो फिर ज्यादा टेम्परेचर। तो अगर आप प्योर वाटर को बॉईल कर रहे हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर उसमें आपने सॉल्ट डाल दिया या ग्लूकोज डाल दिया या सुक्रोज डाल दिया तो फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 को क्रॉस कर जाता है। जब आप चाहते हैं कि वाटर का टेम्परेचर 100 से ज्यादा जाए तो उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालिए। किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट को क्रॉस नहीं करता। प्योर वाटर लेंगे, उसे आप बॉईल करेंगे, टेम्परेचर थर्मामीटर डाल के देखेंगे, हमेशा 100 दिखाएगा। आप कितना भी हीट कर लीजिए 101 नहीं हो सकता।
तो किसी भी लिक्विड का जो टेम्परेचर है उससे जो हीट कर रहे हैं आप, बॉइलिंग पॉइंट को क्रॉस नहीं करेगा, 100 पर ही थर्मामीटर दिखाएगा। आप चाहे उसे ब्लास्ट फर्नेस में क्यों ना रख दें, वाटर है तो 100 से ऊपर नहीं। हाँ, उसमें आप नमक डाल दोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो आप टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा भी दिखा सकता है। इस टेक्निक को हम कुकिंग में यूज करते हैं। जब हमें वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना होता है तो हम उसमें पहले से नमक डाल के रखते हैं, ताकि जो पल्सेस हैं, जो सीड्स हैं, वो कुक हो सकें। उन्हें कई बार 101 डिग्री की जरूरत होती है 2 की, तो हम ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट पहले ही मिला के रखते हैं। हालांकि उसका टेस्ट उस सीड के अंदर भी दिखाई देता है, लेकिन वो कुक मतलब सॉफ्ट हो जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब सेंटेंसेस पर है, यही सब जो एक्सप्लेन किया अब आपको लिखना है। मैं जैसे बताऊं वैसे लिखना है, समझिएगा। व्हेन मेरे साथ ही लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन अभी तक आपने बस लिखी है, उसके आगे से नीचे लिखिए। व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट when a non-volatile solute is added into a solvent, then this non-volatile solute decrease the vapor pressure of solvent, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, that is called lowering in vapor pressure, relative नहीं, lowering in vapor pressure. आगे, by which the boiling point increases, and that is called elevation in boiling point. जब एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला जाता है तो वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट उस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को कम कर देता है। इसको हम बुलाते हैं, ब्रैकेट में डाल लीजिएगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव नहीं, रिलेटिव तो इनिशियल से डिवाइड करके निकलता है, दैट इज कॉल्ड ओनली लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसकी वजह से सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। सॉल्वेंट का, सॉल्यूट तो सॉलिड है, वो थोड़ी ना बॉयल हो रहा है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और इसे हम बुलाते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब ये डेफिनेशन लिखने के बाद ये ड्रॉ भी कर लीजिएगा ताकि आप याद रखें। इसे लिखना, ये सॉल्वेंट है, लीजिए मैं मार्क कर देता हूं, सॉल्वेंट मतलब वाटर जो लिया, वाटर का वेपर प्रेशर, उसी टेम्परेचर पर जब इसमें ग्लूकोज डाल दिया तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, जिससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। ठीक है जी। अब देखिए चेंज, हमें एलिवेशन निकालना है, कितना है जी, 2 डिग्री बढ़ा, 2 डिग्री एलिवेशन है, लेकिन निकालेंगे कैसे ये देखिएगा ध्यान से। मैं हटा रहा हूं, ये ड्रॉ कर लीजिएगा कॉपी पर। देखिए यहां हम लिखते हैं चेंज कैसे निकलेगा। चेंज निकलेगा डेल्टा टीबी इक्वल टू, बड़ी वैल्यू ये है, इसमें से ये छोटी वैल्यू को माइनस कर दें, ये है एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट निकालने का तरीका। डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी, टीबी माइनस टी नॉट बी। नीचे डेफिनेशन के बाद ये सब ड्रॉ करने के बाद ये फॉर्मूला लिखा गया हो, आपका फॉर्मूला ये इसमें लिखें, ये हटा देता हूं मैं, ये भी हटा देता हूं। हाँ जी, इसमें लिखें where delta TB equal to elevation in boiling point। डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कितना इंक्रीज हुआ। टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब से याद रखिए, नॉट लगा है तो वो सॉल्वेंट है, इनिशियल है, और नॉट नहीं लगा है तो वो सॉल्यूशन है। नॉट नहीं है, सॉल्यूशन है, नॉट में इसमें लगा दूंगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट वो हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्योर। इनिशियल, नॉट मतलब इनिशियल, तो तीनों चीजें लिख ली। इसका मतलब क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फॉर्मूला भी आपने लिख लिया। अब वैल्यू की बात करते हैं। अगर ये लिख लिया है तो मैं इसे हटा देता हूं। चलिए इस फॉर्मूले को इसी एग्जाम्पल पर अप्लाई करके देखते हैं। यही एग्जाम्पल जो लिया था हमने, कंसीडर की थी वैल्यूज। कितना एलिवेशन है निकालते हैं। डेल्टा टीबी इक्वल टू, टीबी कितना है सॉल्यूशन का 102 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस टी नॉट बी कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड द आंसर इज 2 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल है, एलिवेशन निकल गया।
2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब दिमाग यहीं रखिएगा और समझिएगा, केल्विन में आंसर निकालिए। क्वेश्चन आता है डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर है 2 डिग्री सेंटीग्रेड, एलिवेट कितना हुआ 2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें चाहिए आंसर केल्विन में निकालिए। फाइंड द आंसर, फाइंड दिस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन। तो सोचिए क्या सोच रहे हैं आप, मैं आंसर बताता हूं, आप दिमाग में सोच कर रखिएगा। आंसर है 2 केल्विन। केल्विन में आंसर क्या है 2 केल्विन। अब क्वेश्चन है नहीं सर ऐसे कैसे हो जाएगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड में आप 273 नहीं जोड़ोगे तब आएगा केल्विन में। तो बात तो सही है भाई, केल्विन में बदलने के लिए डिग्री सेंटीग्रेड में हम कितना ऐड करते हैं 273.15, तब वो केल्विन में बदल जाता है। सही तो है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं आंसर क्या है 2 केल्विन। फिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये चेंज है। चेंज कितना चेंज हुआ, डेल्टा लिखा है चेंज है। चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज हो चाहे केल्विन में हो वो बराबर होता है। जब जब 1 डिग्री बढ़ता है तब तब 1 केल्विन भी बढ़ता है, तो चेंज तो बराबर होना चाहिए। ये कैसे देखते हैं, एक काम करते हैं, डेल्टा टीबी को केल्विन में निकालने की कोशिश करते हैं। ये केल्विन में बदलिए आप, 102 मैं 273 ही ऐड करूंगा 0.15 नहीं, 102 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ये कितना हो गया जी 375 केल्विन, माइनस इसे भी केल्विन में बदलिए, ये कितना हो गया 373 केल्विन। कितना चेंज आया जी 2 केल्विन। कह तो रहा था मैं केल्विन में भी आंसर 2 है, डिग्री सेंटीग्रेड में भी आंसर 2 है, क्योंकि ये तो चेंज है, चेंज बराबर है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 373 केल्विन, जब 102 हुआ 2 बढ़ा तो ये भी तो 2 बढ़ा, तो चेंज तो बराबर हुआ। तो अब से याद रखिएगा डेल्टा चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हो चाहे केल्विन में दिया हो उसकी वैल्यू बराबर होती है, उसकी वैल्यू बराबर होती है। चेंज में केवल चेंज जहां डेल्टा लगा है उसकी बात कर रहा हूं, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा कि डेल्टा टीबी जहां चेंज हो रहा होता है वहां डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में वैल्यूज बराबर आती हैं। ठीक है जी, जरूरत पड़ेगी, कई बार कंफ्यूज कर देगा यार, कभी चेंज में 273 जोड़ लिया तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। चलिएगा ये मैंने बता दिया, अब आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एलिवेशन पर आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। चूंकि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है जो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करे, तो ये भी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट है। तो इसके जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो पता चला, तो नीचे लिख लीजिएगा, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट इट हैज बीन फाउंड दैट, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट इट हैज बीन, मेरे साथ साथ सेंटेंस लिखें, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट इट हैज बीन फाउंड दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आप सेंटेंसेस में ही लिख रहे हो, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट इट हैज बीन फाउंड दैट the elevation in boiling point is directly proportional to the molality of the solution, to the molality of the solution. That's why it is a colligative property. ये भी बढ़ा लीजिएगा, कई बार आ जाए तो ये दिखा दीजिएगा। नीचे फॉर्मूला लिखें, डेल्टा टीबी is directly proportional to the molality, small m represent the molality of solution. Delta TB equal to KBM. केबी एक कांस्टेंट है, केबी का नाम है जी, मैं यहीं लिख देता हूं मोलल, ये मेन फॉर्मूला है। नीचे लिखते हैं हम केबी इक्वल टू मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। एक और नाम है इसका एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। दूसरा फॉर्मूला है एलिवेशन निकालने का केबी इंटू एम। केबी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं।
ये केबी का मीनिंग तो आपने लिख लिया, नीचे हेडिंग डाल लीजिएगा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, एक छोटी हेडिंग बना लीजिएगा। आगे वर्क करते हैं उस पर। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मैं डिफाइन करता हूं, मैं इसे हटा रहा हूं। हेडिंग आपने डाली है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। केबी, ये हेडिंग है आपकी। हम इसे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टीबी इक्वल टू केबीएम। तो केबी इक्वल टू क्या हुआ? अगर मोलैलिटी 1 है, मान लेते हैं सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 है, तो केबी किसके बराबर है? डेल्टा टीबी। यही इसकी डेफिनेशन है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट समझिएगा किसके बराबर होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ही बराबर होता है अगर सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 है। तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे? फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे? फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन, मेरे साथ लिखिए, हेडिंग ये इसके आगे लिखिएगा। ये तीनों चीज लिख लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा ये हेडिंग, उसके बाद ये तीनों, उसके बाद फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल सा है। अगर सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 है या 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है उसी का दूसरा नाम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है। अब इसकी यूनिट पर बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली है, यूनिट की बात करते हैं। केबी की यूनिट, यूनिट ऑफ केबी। केबी के रेस्पेक्ट में हम इसे लिख रहे हैं, ये होगा डेल्टा टीबी अपॉन मोलैलिटी। डेल्टा टीबी टेम्परेचर है, डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हम मान लें इसे, नीचे मोलैलिटी अपने आप में ही यूनिट है, तो मोलैलिटी इनवर्स ये हो जाएगा। या और कर लेते हैं, यहां और कर लेते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड की जगह केल्विन में आप लेते हैं तो ये हो जाएगा केल्विन मोलैलिटी इनवर्स। एक और लिखते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में ही टेम्परेचर है लेकिन ये मोल पर केजी में लिया हुआ है। किस में लिया है? ये मोल पर केजी। देखो डिग्री सेंटीग्रेड ये है, मोल्स पर केजी, केजी ऊपर आ जाएगा, तो डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम मोल इनवर्स। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव पावर आ गया। उसी तरह केल्विन में भी आप इसे लिख पाएंगे, कैसे? केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो ये यूनिट्स हैं, इसमें हो सकती है, इसमें हो सकती है, इसमें वैल्यू सभी में बराबर है, वो सब एक ही चीजें हैं। भाई क्लोग्राम पर मोल को मोलैलिटी बोल सकते हैं, तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स या डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम मोल वैल्यू इक्वल है, सभी आपस में बराबर यूनिट्स हैं। तो ये आपने पढ़ा, जो ये था आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसी को जो हमने एक्सप्लेन किया, इसको थोड़ा ग्राफिकल मीडियम से भी एक्सप्लेन करते हैं। मैं इसे हटाता हूं। ग्राफ के थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हेडिंग डाल लेना यहां तो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, इधर वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। देख लेते हैं, थोड़ी लाइन थोड़ी टेढ़ी है, सही कर लेते हैं। टेम्परेचर, चलिए प्योर सॉल्वेंट हमारे पास है, प्योर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर। अभी सॉल्यूशन नहीं बना, सॉल्वेंट प्योर वाटर ही ले लो, वाटर। वैल्यू सर्टेन यहां पर है, ये 0, ये 0.5 ATM एटमॉस्फेयर भाई, यहां 1 ATM, ये वेपर प्रेशर है। 0.5 ATM, ये 1 ATM।
तो एक लिक्विड वाटर हमारे पास है, सर्टेन टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर इतना है, 0.7 atm के करीब होगा। यहां कुछ टेम्परेचर रहा होगा, 30 डिग्री सेंटी या केल्विन में है तो 3298 300 केल्विन के आसपास। तो इस पॉइंट पर यहां वेपर प्रेशर था, हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा होगा। तो ग्राफ ऐसे आएगा, प्योर सॉल्वेंट, इसके ऊपर हम मार्क कर देते हैं ये सॉल्वेंट है। किसकी लाइन खींची है हमने? ये प्योर सॉल्वेंट। चलो बाद में लिखेंगे, पहले यहां चलो इधर लिख देते हैं, सॉल्वेंट का है। अब ये बॉयल कब हुआ होगा ये देखते हैं। 1 atm कर जब इसका वेपर प्रेशर, चूंकि वेपर प्रेशर ऊपर बढ़ रहा है, 1 atm के बराबर हो गया होगा तो उस टेम्परेचर पर ये बॉयल हो रहा होगा। देखते हैं यहां टेम्परेचर कितना आता है, ये इस टेम्परेचर पर इस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो 1 atm के बराबर है, मतलब इस वक्त ये बॉयल हो रहा है। 1 atm हमारा सराउंडिंग प्रेशर है। अब मैं इसे सॉल्वेंट प्रॉपर लिख देता हूं। ये ग्राफ था प्योर सॉल्वेंट का। अब मैं इसमें डालता हूं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उसी टेम्परेचर पर जहां से हमने स्टार्ट किया था। जैसे ही मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालूंगा इसका वेपर प्रेशर यहां से कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। सॉल्वेंट में मैंने डाल दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, कोई बात नहीं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, बढ़ रहा, वैसे ही बढ़ा। देख लीजिएगा उसी टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम, डिक्रीज हो गया। कैसे? केवल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से ये डिक्रीज हुआ, दैट इज कॉल्ड द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फिर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो फिर बढ़ा, देखते हैं किस टेम्परेचर पर बॉयल हुआ, ये देखना है। देखिए 1 atm के बराबर कब हुआ? यहां हुआ। यहां मतलब किस टेम्परेचर पर हुआ? इस टेम्परेचर पर हुआ। तो पहले कम टेम्परेचर पर बॉयल हो रहा था सॉल्वेंट, सॉल्यूशन अब ज्यादा टेम्परेचर पर बॉयल हो रहा है। ये है आपका सॉल्यूशन, नीचे वाला कर्व सॉल्यूशन का है। ये पहला वाला जो बॉइलिंग पॉइंट था इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये टेम्परेचर है, इधर T0B और ये है TB। इधर टेम्परेचर की ये है, इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है। T0B मतलब सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, TB मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। चेंज ये जो देख रहे हो दैट इज कॉल्ड द डेल्टा TB, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ग्राफ ये ड्रॉ कर लीजिएगा। ग्राफ भी आपको सब कुछ एक्सप्लेन करके देता है, बल्कि ग्राफ से समझाना ज्यादा इजी होता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को केवल ग्राफ से ही एक्सप्रेस किया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है। थियोरेटिकली एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा, तो हम उसमें ग्राफ स्टार्टिंग में ही बनाएंगे। तो ये भी नोट कर लीजिएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब आते हैं, याद करिएगा, सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक कॉमन एप्लीकेशन थी जो आपको बताई गई थी, और कॉमन एप्लीकेशन का नाम था डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। मैं डाल रहा हूं, आप भी डाल लीजिएगा। इसे हटा देता हूं, ड्रॉ कर लिया होगा। ये तो मेन हेडिंग है, इसी में है डिटर्मिनेशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट रिप्रेजेंट करते हैं MB से। सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक कॉमन एप्लीकेशन है, तो यहां भी निकालनी ही होगी।
हमारा फॉर्मूला जो था डेल्टा टीबी इक्वल टू केबीएम, ये फॉर्मूला है। मोलैलिटी हम जानते हैं, मोलैलिटी होती है वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ग्राम है तभी ऊपर 1000 है, केजी होगा तो ऊपर 1000 नहीं आएगा। ये मोलैलिटी में आपको पढ़ाया गया है। मोलैलिटी की वैल्यू यहां पुट करते हैं इसी में, तो ये वैल्यू हो जाती है डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी, केबी के एम के प्लेस पर डब्ल्यू बी 1000 एम बी इंटू डब्ल्यू ए, याद रखिएगा डब्ल्यू ए इन ग्राम। ये आता है, आप इससे मोलर मास फाइंड कर सकते हैं सॉल्यूट का। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू मोलर मास निकाला जा सकता है। अभी तक 3 फॉर्मूले ही हैं इसमें, एक ये है, एक ये है, एक इससे पहले आया था डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी। तीन ही फॉर्मूले पर क्वेश्चंस होंगे, इन्हें याद रखिएगा। ये अलग है, ये दोनों तो ये इससे ही ये बना है मोलर मास निकालने का। ये थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। न्यूमेरिकल हम एक और पढ़ लें पहले, फोर्थ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फिर दोनों के न्यूमेरिकल्स को साथ साथ स्टडी किया जाएगा। तो नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिएगा फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सेंट्रलाइज लाइन में हेडिंग डाल लीजिएगा, बिल्कुल बीचों बीच लाइन के। लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद एक लेक्चर और बचेगा और ये यूनिट सॉल्यूशंस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि इस लेक्चर के बाद 1 मोर लेक्चर। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अब समझें इसे। डिप्रेशन हमें समझना है, वो भी फ्रीजिंग पॉइंट का। तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। अब आप बोलते हैं, तब आपसे बॉइलिंग पॉइंट भी पूछा गया तो आपने सीधा बताया कि जिस टेम्परेचर पर कोई बॉयल हो जाए, जबकि एक्यूरेट जो डेफिनेशन है वो वेपर प्रेशर के टर्म्स में ही दी जाती है, वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट भी है। देखो, जब हम फ्रीज करते हैं तो सॉलिड और लिक्विड फेज एक दूसरे के इक्विलिब्रियम पर आती हैं। मतलब सॉलिड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड में बदल रहा होता है। वाटर के रेस्पेक्ट में ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब वही हमें करना है, फिर से हमें फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन चाहिए। अब थोड़ा दिमाग यहां रहे, बिल्कुल 100% इधर ही सोचें आप, मेरे हर वर्ड को समझें। किसी भी सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट, पहले हम फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन कर रहे हैं। किसी भी सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर उस सब्सटेंस की लिक्विड फेज और उसी सब्सटेंस की सॉलिड फेज दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए। सब्सटेंस एक ही है, फेज 2 है। उसी सब्सटेंस के लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर उसी सब्सटेंस की सॉलिड फेज के बराबर हो जाए। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस में बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर। मेरे साथ लिखिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस may be defined as a temperature at which the vapor pressure of solid phase, या पहले आप लिक्विड लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज becomes equal to the vapor pressure of the solid phase of the same substance। substance एक ही है। जैसे वाटर है तो लिक्विड वाटर और सॉलिड वाटर मतलब आइस, इन दोनों का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पर बराबर होगा उसे हम बुलाते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ये डेफिनेशन आपने लिख ली होगी, मैंने समझा भी दी। अब मैं इसे फिर से समझाता हूं, इतनी बर्स नहीं है सफिशिएंट। मैं इसे ग्राफ से समझाता हूं।
फ्रीजिंग पॉइंट को हम ग्राफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सॉलिड फेज भी है उसी सब्सटेंस की लिक्विड फेज भी है। ठीक, पहले हम लेते हैं सॉलिड फेज। वाटर ले लिया आपने तो सॉलिड फेज। सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर बहुत कम होता है, इस टेम्परेचर पर मान लेते हैं इतना है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर बढ़ेगा। बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड, ये फ्रोजन सॉलिड फेज है वो बढ़ रहा है। आपको ध्यान देना होगा, चूंकि ये तो प्योर लिक्विड की बात अभी कर रहे हैं तो सिंपल सा लगेगा, सॉल्यूशन में मुश्किल आएंगी। तो अभी सॉल्वेंट है, ध्यान देना होगा, प्योर सॉल्वेंट वाटर मान लो, तो वाटर की आइस है, हीट कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। अब लिक्विड फेज लेते हैं। लिक्विड फेज ये मान लेते हैं सर्टेन टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा है और हम कम कर रहे हैं, हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा। जिस टेम्परेचर पर ये कम हो, जिस टेम्परेचर पर ये सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो, देखो ये फ्रोजन है, मतलब ये सॉलिड फेज है और ये सॉल्वेंट लिक्विड है। जिस टेम्परेचर पर सॉलिड फेज और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर है बराबर हो गया, उस टेम्परेचर को ही बुलाते हैं, यहां लिख देता हूं, फ्रीजिंग पॉइंट। नोट लगाया चूंकि ये सॉल्वेंट का है तो ये फ्रीजिंग पॉइंट है बस। तो फ्रीजिंग पॉइंट मैंने भी यही डिफाइन किया, इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड फेज ऑफ द सब्सटेंस बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज। तो इस सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर बराबर हुआ यहां पर, तो उस टेम्परेचर का नाम है फ्रीजिंग पॉइंट। बस यही फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन है, जो इसे समझ पाता है उसे प्रॉब्लम आगे आएगी नहीं। ये ग्राफ से ही पॉसिबल है फ्रीजिंग पॉइंट को ठीक से समझाना। मैंने ग्राफ से भी बताया और मैंने आपको सिंपल भी बताया कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, जिस टेम्परेचर पर एक ही सब्सटेंस की दोनों फॉर्म का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं, हमें यहां कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये क्या है, अब मुझे इस सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में बदलना होगा, लिक्विड वाले को, आइस वाले को थोड़ी बदलेंगे। एक और चीज, जब मैं उसे फ्रीज करूंगा तो मैं उसमें, उससे पहले लिक्विड में मान लो वाटर है, मैं उसमें क्या डालूंगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मैंने उसमें ग्लूकोज डाल दिया या सॉल्ट डाल दिया, फिर मैं उसे फ्रीज करूंगा तो फ्रीज केवल लिक्विड पार्टिकल्स ही होंगे सॉल्वेंट के। सॉल्यूट तो ऑलरेडी सॉलिड है, वो थोड़ी ना फ्रीज होगा, वो तो पहले से ही सॉलिड है भाई। तो सॉल्यूट फ्रीज नहीं होता, सॉल्वेंट ही फ्रीज होता है सॉल्यूशन में भी, तो इसका ध्यान रखें आप। चलिए, जैसे ही मैं सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूं, कर रहा हूं मैं, करते ही वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, इसे हम बुलाते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मैंने इसमें सॉल्वेंट में डाला, इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज, यहां रह गया, खुद ही कम हो गया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। सॉल्यूशन बनाते ही उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, फिर हम टेम्परेचर कम करने लगे तो कम हो रहा है, ग्राफ ऐसे आए। यहां कैसे मिला, तो इस टेम्परेचर पर लिक्विड फेज और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर बराबर हुआ तो फिर फ्रीजिंग पॉइंट ये, लेकिन ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट है, सॉल्यूशन का। सॉल्वेंट का ज्यादा है, ये कम है, ये डिक्रीज हुआ, इसी को बुलाते हैं डेल्टा टीएफ। फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा टीएफ निकालने का, बड़े से छोटा माइनस करना है, यहां बड़ी वैल्यू इसकी है टी नॉट एफ माइनस टीएफ।
नॉट पहले क्यों आया? क्योंकि बड़ी वैल्यू है। वैसे ही है भाई, ये नमक पानी जो है प्योर वाटर, उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड में मैं बात करूंगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप उसमें नमक डाल दो, एक्सपेरिमेंट घर पे करना, उसमें नमक डाल दो, नमक डालते ही उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 नहीं रहेगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, जैसे -3 डिग्री सेंटीग्रेड, -5 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा हो जाएगा। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इसी वजह से बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा स्नो एरिया जहां होते हैं, जहां बर्फ पड़ती है, रोड ढक जाती है बर्फ से, बर्फ को हटाने के लिए उसमें हम सॉल्ट डालते हैं। सॉल्ट डालते ही उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है और जो टेम्परेचर वहां होता है उस पर वो लिक्विड होता है। कार का रेडिएटर है, पहले उसमें वाटर डाला जाता था, अब नहीं डालते, अब कूलेंट डालते हैं। क्या डालते हैं? कूलेंट, उसमें ग्लाइकॉल होता है। उसका क्या काम है? मान लीजिए आपकी कार स्नो एरिया में जाती है जहां टेम्परेचर 0 से नीचे जाता है, -2 है, -3 रहता है, तो अगर वाटर हुआ कार के रेडिएटर में तो वो फ्रीज होके सॉलिडिफाई होगा, और सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा होता है वाटर के केस में, आइस, तो वो वॉल्यूम ऐसे बढ़ेगा तो वो पाइप्स फट जाएंगी। आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा जहां कोल्ड एरिया होते हैं वो पानी की पाइप्स फट जाती हैं क्योंकि वाटर फ्रीज हो जाता है। ये घर पे करके देख सकते हो, पूरी बॉटल भरो ऊपर तक, बंद कर दो, फ्रीज में रख दो, फ्रीजर में, जैसे ही वो सॉलिडिफाई होगा फट जाएगी बॉटल। तो कार का रेडिएटर फट जाता था। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उसमें एंटी फ्रीज सॉल्यूशन बनाया गया, ये डाल दिया गया। अब स्नो एरिया में ले जाते हो, उसका मान लो उस कूलेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है -5, तो -5 तक आपकी गाड़ी सेफ है, उसके नीचे फिर वही होगा, लेकिन कुछ तो सेफ हुई। उसे बुलाते हैं एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। स्नो एरिया है, बर्फ जमी हुई है, हटाना है, वैसे हटा रहे हैं, बहुत ज्यादा है, तो उसमें क्या करते हैं, नमक डालते चले जाते हैं, अपने आप हट जाती है, कुछ टाइम में वो मेल्ट हो जाती है क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाता है। आप घर पे करके देख सकते हो। 2 आइस क्यूब्स लीजिएगा, एक को ऐसे ही रखिए, दूसरे को रखिए, दोनों बराबर टेम्परेचर में इक्वल मेल्ट होनी चाहिए, इक्वल साइज हो लगभग। एक में आप नमक डाल दीजिएगा और फिर देखिएगा वो जल्दी मेल्ट हो जाएगी, मतलब कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का वो कम लेके चलेगी, तो उस टेम्परेचर पर उसे इजीली मेल्ट लिक्विड में होना चाहिए। तो सीधा सीधा है कि कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर आप डालते हो किसी सॉल्वेंट में, तो वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। ये ग्राफ से ही एक्सप्लेन किया जा सकता था। तो सेंटेंस में लिखिए, अभी तक आपने केवल क्या लिखा है, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखी थी बस। अब हम पूरा लिखेंगे। लिखिएगा, when a non-volatile solute is added into a solvent, मेरे साथ में लिखिएगा, when a non-volatile solute added into a solvent, then this non-volatile solute decrease the vapor pressure of solvent, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, that is called lowering in vapor pressure। आगे, by which freezing point of solvent decreases, that is called depression in freezing point। उसके बाद ये ग्राफ बनाइएगा, बिना ग्राफ के ये अधूरा है, कोई मतलब नहीं है, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे बिना ग्राफ के। तो ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा और ग्राफ के नीचे फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा। स्पीड से ड्रॉ करो, ये जो चेंज है दैट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कर लिया होगा, वीडियो रोक कर भी ड्रॉ कर सकते हैं, मैं हटा रहा हूं। ये फॉर्मूला आपने लिखा है, इसमें कौन क्या है ये लिख लीजिएगा। डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, T0F, भैया नॉट जहां लगा है वो प्योर है, सॉल्वेंट है, वो नॉट नहीं है तो सॉल्यूशन है। ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, नॉट है तो सॉल्वेंट, TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टीबी वाले बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन में और इतने डिफरेंसेस हैं, वो बढ़ता है, ये कम होता है। वहां बढ़ता है तो TB पहले है, T0 भी बाद में है, यहां कम होता है तो T0F पहले है, TF बाद में है।
बड़े से छोटा माइनस किया गया है चेंज निकालने के लिए। तो दोनों में यहाँ नॉट पहले है, वहां नॉट बाद में है, दोनों को कंपेयर कर लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर डिपेंड करने वाले हैं। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। हटा रहा हूं मैं इसको। आगे वही सेंटेंस है जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में है कि ये भी एक कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी है, मतलब इसे भी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड होना चाहिए। तो वैसे ही आप लिखेंगे फ्रॉम एक्सपेरिमेंट इट हैज बीन फाउंड दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, सेंटेंस खुद लिख लीजिएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सिमिलर ही है बिल्कुल, वहां एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। डेल्टा TF इक्वल टू KFM। KF ये भी मेन फॉर्मूला है, वहां B था, यहां F है। KF का नाम है जी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बुलाते हैं, वो नाम में लिख लीजिएगा। KF हेडिंग डाल लीजिएगा, मतलब ये हेडिंग बना लीजिएगा KF। मैं हटा देता हूं इसको, हेडिंग मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसे डिफाइन करना है, देखिएगा फॉर्मूला है ये। मोलैलिटी हमने मान ली 1 पहले की तरह, तो KF किसके बराबर हुआ, यही डेफिनेशन है। फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बिल्कुल उसी तरह से है, इसीलिए साथ साथ पढ़ाई जाती है। अब फॉर्मूला हमने डेफिनेशन तो देख ली, यूनिट की बात कर ले। फॉर्मूला क्या है जी, डेल्टा TF इक्वल टू KFM, वही है फॉर्मूला। तो KF इक्वल टू क्या हुआ, डेल्टा TF इक्वल टू M। डेल्टा TF डिग्री सेंटीग्रेड में हो सकता है, मोलैलिटी खुद में यूनिट है, या फिर केल्विन मोलैलिटी इनवर्स यूनिट हो सकती है, या फिर डिग्री सेंटीग्रेड मोलैलिटी मोल पर केजी होता है, किलोग्राम पर मोल हो सकता है, या फिर केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। चारों यूनिट्स एक दूसरे के इक्वल है, वैल्यू नहीं बदलेगी, चारों रख सकते हो आप एक दूसरे के प्लेसेस पर। ये रही बात हुई यूनिट की। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बुलाते हैं, जैसे उसका नाम इवेल्युस्कोपिक कांस्टेंट था वैसे ही। मैं इसे हटाता हूं और मोलर मास पर आता हूं। अब हेडिंग डाल लीजिएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की हेल्प से हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हेडिंग डालिए, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक कॉमन हेडिंग आ रही है। देखिएगा, डेल्टा TF इक्वल टू KFM, मोलैलिटी का फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर ग्राम में है तो ऊपर 1000, केजी में है तो ऊपर 1000 नहीं है। मोलैलिटी यहां पुट करिए, डेल्टा TF इक्वल टू KF WB 1000 MB WA ग्राम। इस फॉर्मूले से आप मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल पाएंगे। हेडिंग डाली हो आपने, मोलर मास, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, उसके बाद ये लिखें। यहां भी 3 ही मेन फॉर्मूले हैं, 2 तो सामने ही है। एक ये है डेल्टा TF इक्वल टू T0F माइनस TF। 3 ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में थे, एक ही जैसे हैं, ये थोड़ा अलग है। वो TB माइनस T0 भी था, ये T0F माइनस TF है, नॉट का आगे पीछे। तो ये थी चारों कॉलिगेटिव, 4th ही थी ये।
चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई। हमने इन दोनों का कोई न्यूमेरिकल नहीं किया है, ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, ना डिप्रेशन का। अब हम न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। चेक कीजिएगा, क्वेश्चंस पर आते हैं हम। दोनों के क्वेश्चंस हैं फ्रीजिंग पॉइंट के भी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के और एलिवेशन का, दोनों का एक एक लिया गया है। पहले दो देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन। बेंजीन एक सॉल्वेंट ही है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। इस 353.23 केल्विन, इतना है इसका बॉइलिंग पॉइंट। When 1.8 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो इसमें क्या क्या की पॉइंट्स हैं मैं अंडरलाइन करता हूं। ये बॉइलिंग पॉइंट दिया है, 1.8 ग्राम डिसॉल्व किया है, सॉल्यूट है, 90 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया गया है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़कर इतना हो गया है। मोलर मास आपको फाइंड करना है सॉल्यूट का, और केबी की वैल्यू नीचे दी गई है। देखते हैं क्या क्या गिवन है, गिवन वैल्यूज पर आते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, रिप्रेजेंट करेंगे T नॉट B, 353.23 केल्विन। वेट ऑफ सॉल्यूट है 1.8 ग्राम, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। WA है सॉल्वेंट का 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज टू, कितना हो गया बढ़ के 354.11 केल्विन। तो ये बढ़कर हो गया 354.11 केल्विन। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको फाइंड करना है, MB क्वेश्चन मार्क है, निकालना है भाई। KB की वैल्यू नीचे गिवन है 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। हर सॉल्वेंट की अलग अलग होती है, वाटर की अलग, बेंजीन की अलग, CCl4 की गिवन होगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, हाँ मैंने कहा केबी की वैल्यू गिवन होगी। ठीक, अगर गिवन ना हो किसी क्वेश्चन में तो एक एनसीईआरटी में टेबल गिवन है, वहां से देख लीजिएगा। गिवन ना हो मतलब है वाटर ही एक ऐसा सॉल्वेंट है, 0.52 होती है इसकी वैल्यू केबी की, जो गिवन नहीं करते, अंडरस्टूड में दे देते हैं, लेकिन गिवन होनी चाहिए, एग्जाम में हमेशा आती है। ना हो तो टेबल से वाटर की देख लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन में फिर वही होगा। MB का कोरिलेट करना है डेल्टा TB से, फॉर्मूला है डेल्टा TB इक्वल टू WB 1000, सॉरी KB है पहले तो, KB WB 1000 MB इंटू WA इन ग्राम। ये फॉर्मूला है, इसमें MB हमें फाइंड करना है। लेकिन क्वेश्चन है सर TB नहीं है हमारे पास, सॉरी डेल्टा TB नहीं है भाई, दो टेम्परेचर है तो डेल्टा TB निकालते हैं। डेल्टा TB इक्वल टू TB माइनस T नॉट B, बड़े से छोटा माइनस कर दिया। TB कितना है 354.11 केल्विन, माइनस T नॉट B कितना है 353.23 केल्विन। डेल्टा TB मिल गया, KB की वैल्यू है, WB की वैल्यू है, MB निकालना है, WA की वैल्यू है। सभी वैल्यूज आपके पास हैं, एक बार हम पुट कर लेते हैं। देखिएगा, पहले माइनस कर लीजिएगा इसे, देखें कितना आता है। 354.11 माइनस कर लिया 353.23 से 0.88, चेंज आया 0.88 केल्विन। केल्विन नहीं है, सेंटीग्रेड ले, ऊपर केल्विन में गिवन है इसलिए हमने केल्विन लिख दिया। ये वैल्यू दोनों में, डिग्री सेंटीग्रेड में भी इतनी ही होगी। वैल्यू रखते हैं इस वाले फॉर्मूले में 0.88, KB की वैल्यू 2.53, WB की वैल्यू 1.8 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB निकालना है। WA हो गया 90 ग्राम। पॉइंट हटा लीजिए एक 0 से, ये 5 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। MB के रिगार्डिंग में लिखते हैं इसे, MB इक्वल टू 2.53
into 20 divided by 0.88। मैं देख लेता हूं कैलकुलेटर से, आपको अपने आप करना है भैया, बिना कैलकुलेटर के। ये आ रहा है 57.5 ग्राम पर मोल। चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। मैं यहां तक छोड़ सकता था, आप खुद निकालें, फिर इसके बाद फॉर्मूला है, सारी वैल्यूज गिवन है। चलिए मैंने पूरा कर दिया। नेक्स्ट पर आते हैं, मैं इसे हटाता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आइए। सेकंड है 45 ग्राम ऑफ ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है, इसका फॉर्मूला ये है CH2OH। 45 ग्राम है। ग्लाइकॉल इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर, तो ग्लाइकॉल सॉल्यूट है। WB है इसका 45, 600 ग्राम वाटर में डिसॉल्व है। WA है 600 ग्राम। दो ही चीज गिवन है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इसमें निकालना है, ग्लाइकॉल का मोलर मास निकाल लीजिएगा, MB आपको मिल जाएगा। देखते हैं कितना है। 2 कार्बन है इसके पास, 24 इसका हो गया। 6 हाइड्रोजन है, 24 और 6 30 हो गया। 2 ऑक्सीजन है, 32 6 30 और 32 62 ग्राम पर मोल। हमें निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को आप डेल्टा TF बुलाते हैं। डेल्टा TF आपको फाइंड करना है। डेल्टा TF का जो फॉर्मूला है वो है KF WB 1000 MB WA in ग्राम। WB 45, MB 62, WA 600। KF नहीं है सर, मैंने कहा था वाटर होता है तो कई बार क्वेश्चंस में मिसिंग होता है। KB मैंने बता दिया 0.52। KF होता है वाटर का 1.86, इसे याद रखें। मैं यहां इंडिकेट कर देता हूं KF फॉर वाटर 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। वही है यूनिट केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो KFB है 1.86, WB कितना है 45 into 1000 डिवाइडेड बाय MB 62, WA 600। 2 0 से 2 0 कैंसिल। उसके बाद हम कैलकुलेटर की हेल्प ले रहे हैं। हम ले रहे हैं, आप ना लें भाई। 1.86 मल्टीप्लाई बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 62 एंड डिवाइडेड बाय 6। यह आया 2.25। डेल्टा TF 2.25 आप केल्विन लिख सकते हैं या डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हैं, दोनों में वैल्यू इक्वल होगी क्योंकि ये डेल्टा है, चेंज है। पहला सॉल्व, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज 2.25 केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना है। मैं इसे हटाता हूं ऊपर से, मैं सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालता हूं, रिप्रेजेंट करते हैं TF से। मैं इसे हटा रहा हूं। वाटर के लिए डेल्टा TF जरूर याद रखिएगा, वैसे टेबल में गिवन है, बोल ही रहा था मैंने। देखिए जी, रिप्रेजेंट करते हैं TF से। डेल्टा TF इक्वल टू T0F माइनस TF, यही फॉर्मूला है। आप काम केल्विन में अगर कर रहे हैं तो, दोनों में करूंगा मैं, डिग्री सेंटीग्रेड में भी केल्विन में भी। डेल्टा TF 2.25, T0F ये भी गिवन नहीं है सर। अरे वाटर है, सॉल्वेंट वाटर है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट मतलब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, चूंकि केल्विन में हम काम कर रहे हैं तो केल्विन में बताओ। 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, लेकिन केल्विन में कितना होता है? केल्विन में जोड़ोगे 273.15 फॉर एक्यूरेसी।
273.15 केल्विन माइनस TF। इसे इधर ले जाइएगा, माइनस 273.15 2.25 माइनस TF। कितना आ गया जी, माइनस करके देख लेते हैं। 273.15 माइनस 2.25 270.9 माइनस का 270.9 ही है इक्वल टू माइनस TF। माइनस से माइनस कैंसिल, TF की वैल्यू कितनी आ गई, मैं इसके नीचे लिख देता हूं 270.9 केल्विन। ये तो आंसर केल्विन में हुआ। केल्विन में आंसर थोड़ा डिफिकल्ट सा हो जाता है, माइनस करना पड़ता है, तो माइनस करना पड़ता है। डिग्री सेंटीग्रेड में देखते हैं क्या है, इसे हटाते हैं भाई। फर्दर फॉर डिग्री सेंटीग्रेड, कोई कहे मैं तो सर मुझसे तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, ये थोड़ी पूछा केल्विन में निकालो या डिग्री सेंटीग्रेड में, मैं तो डिग्री सेंटीग्रेड में निकालूंगा, तो वो और भी आसान है। हटा देते हैं इसको, फॉर्मूला तो बदलेगा नहीं। देखिए डेल्टा TF तो यही है, चूंकि ये केल्विन में हुआ डिग्री सेंटीग्रेड में तो बराबर होता है, तो डिग्री सेंटीग्रेड में मान लिया इसे आप, या यहां डिग्री सेंटीग्रेड ही लिखते हैं, एक ही वैल्यू होती है इसकी दोनों में। T0F 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है माइनस TF। 2.25 इक्वल टू माइनस TF, 0 ही है तो भाई, माइनस को इधर ले आओ, TF इक्वल टू माइनस 2.25 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस 2.25 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का 0 था, इतना कम हो गया, कितना हो गया, माइनस 2.25। कुछ नहीं करना पड़ा, बड़ा आसान है डिग्री सेंटीग्रेड में काम करना चेंज के साथ। चलिए ये दो क्वेश्चंस थे, आगे मैं आपको देता हूं, आप खुद ट्राई करिएगा, ना आए तो मुझसे लाइव क्लास में आप बात करिएगा। चेक करिए आपके होमवर्क के क्वेश्चंस। पहले दो क्वेश्चंस आप पहले इसी मीटिंग में जो इस वीडियो के बाद में होगी उसी में डिस्कस कर लें। बाद ये 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज से हैं, ये नेक्स्ट टाइम आप डिस्कस कर जरूर कर लें, बिल्कुल जरूरी है सभी को करना। पहला क्वेश्चन है, मैं एक बार पढ़ देता हूं, आपको थोड़ी विजिबिलिटी रहेगी। 1 ग्राम of a non-volatile solute dissolved in 50 gram of benzene lowered the freezing point of benzene by 0.40। ये डायरेक्ट आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोवाइडेड है। KF की वैल्यू है 1 ग्राम, WB है 50 ग्राम, सॉल्वेंट है WA है, मोलर मास आपको सॉल्यूट का फाइंड करना है, KF की वैल्यू अवेलेबल है, आंसर 256 ग्राम पर मोल आना चाहिए या आसपास, बिल्कुल नियरेस्ट हो, क्लोज हो। दूसरा देखें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ये बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm इज 99.63। मतलब आप किसी हिल पर हैं, आप किसी ऊंचाई पर हैं, हाई एल्टीट्यूड पर हैं, जहां का सराउंडिंग प्रेशर 750 है, तो वहां वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 से थोड़ा कम हो गया है। खैर जितना भी कम हुआ वो इतना है, 99.63 है। हाउ मच सुक्रोज is to be added to 500 gram of water such that it boils at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाकर इतना करना है, तो इतना करना है, इतना है, चेंज करेंगे तो डेल्टा TB निकल आएगा। डेल्टा TB KB की वैल्यू वाटर है तो दी नहीं होती, मैंने अभी भी जिक्र किया था इसका। KB फॉर वाटर आप यूज करेंगे 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। आगे WB सुक्रोज का वेट निकालना है, कितना डिसॉल्व किया जाएगा। सुक्रोज होता है शुगर C12H22O11, C12H22O11। मोलर मास इसका आप निकाल लें, MB वैल्यू आ जाएगी। WA की वैल्यू 500 ग्राम वाटर है, तो आपका वेट ऑफ सॉल्यूट आप निकाल पाएंगे। उसके बाद 3 क्वेश्चंस हमने दिए हैं 2.19, 2.20, 2.21। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से है, ये फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से 2 क्वेश्चंस हैं, फ्रीजिंग पॉइंट से ही रिलेटेड है, ये आपको करने हैं। तीनों बिल्कुल अर्जेंट बेस पर आप करें और ये 2 साथ में ही करके रखें।
चाहे तो फटाफट आंसर पे, दूसरे का आंसर आएगा 121.67 ग्राम। तो ये निकाल के रखें ताकि इसी मीटिंग में आप बात कर सकें 2 क्वेश्चंस के बारे में, और इनके बारे में नेक्स्ट मीटिंग में आप बात कर सकें। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट होती हैं। अब हम जो होंगे, लास्ट टॉपिक होगा एबनॉर्मल मोलर मास। बड़ा टॉपिक है, इसके बिना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं, ये सभी फॉर्मूले को बदल देगा। एबनॉर्मल मोलर मास, उसकी मतलब ये मानो कि इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, मतलब उसके बिना ये यूनिट बेकार है, यूजलेस है। जैसे कि लास्ट ईयर स्टूडेंट को वो टॉपिक हटवा दिया गया था सिलेबस में, तो फिर भी हमने पढ़ाया था, क्योंकि उसके बिना तो सॉल्यूशन इनकम्प्लीट बोला जाएगा, अधूरी नॉलेज हो जाएगी ये तो ये जरूरी होगा, चाहे सिलेबस में हो या ना हो, आप उससे जरूर पढ़ें, वही एक सही डायरेक्शन आपको प्रोवाइड करेगा। चलिए।